how are you? Hope you all are fine. Today our topic is decentralization. Last topic हमने delegation complete किया. आज हम करने जा रहे हैं decentralization. What is decentralization? Decentralization is an expansion of delegation of authority. ये जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सपेंशन फॉर्म है. हम ऐसे कह सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है कुछ ही अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है, सौंपी जाती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में अपने पूरे के पूरे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स हैं उनमें इंक्रीज़ कर दिया जाता है. मींस उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सपेंड कर दिया जाता है. Because authority is delegated to middle level and lower level manager to take significant momentous important decision. तो यहाँ पर क्योंकि ये बात है कि अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है मिडिल लेवल से लोअर लेवल के मैनेजर को, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन जो हैं उनके द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमको किस तरीके से काम जो है हम कंप्लीट कर पाएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, जिसका सल्यूशन लेने के लिए जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन उनको लेने के लिए बोल दिया जाता है. तो वो हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. मीन्स हिंदी में अगर मैं बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है विकेंद्रीकरण. जैसे ये मैं एक सर्कल दिखा रही हूँ, यहाँ एक पॉइंट है, ये जो है पावर है हमारी पॉइंट जो मैंने बनाया. तो ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, मैंने सबको डिवाइड कर दिया. मींस ये पावर जो है मैंने सबको बांट दी. जब मैंने ये पावर को डिवाइड किया तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन. एक अकेले मैनेजर के पास अब पावर नहीं है, वो सभी को ही अपनी पावर जो है वो डिवाइड कर देता है. अथॉरिटी लेने की जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स हैं वो उनको छोड़ देता है. तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. होप सबको क्लियर हो गया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है both decentralization and delegation of authority are almost similar which lead to confusion about their meaning. तो यहाँ पर जो पॉइंट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों सिमिलर ही हैं. इनमें थोड़ा ये कन्फ्यूज़न है मीनिंग का. तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो नैरो कंसेप्ट है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमारा ब्रॉड कंसेप्ट में आता है. सम पीपल टेक देम टू बी सिनोनिम्स बट दिस इज़ मिसकंसेप्शन. तो यहाँ पर कुछ पर्सन जो है इसको बिल्कुल सेम मानते हैं, लेकिन इसके में कुछ जो है वो डिफरेंस होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन हम इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आपको. डेफिनेशन आप किसी पर्सन के अकॉर्डिंग करते हैं. तो यहाँ पर जो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी डेफिनेशन है आप वो देख सकते हैं. इसके साथ साथ डिफरेंस की बात आप यहाँ देखेंगे. द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल्स. लेट अस अज्यूम दैट ए चीफ मैनेजर ऑफ ए कंपनी assign a job responsibility to the production manager for appointing employees needed for his division on salary less than rupees 10,000, then his will be termed as delegation of authority. अगर यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक चीफ मैनेजर है कंपनी का जो कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोडक्शन मैनेजर को देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लीजिए और उनकी सैलरी जो है बस 10,000 से कम ही रखना. इस तरीके से जो है उसको अथॉरिटी दे दी गई है. On the contrary, if this authority for appointing employees is delegated to every departmental head, then it will be termed as decentralization. तो अगर हम दूसरी तरफ देखें कि decentralization क्या है, तो employee is delegated to every departmental head. अपॉइंट करने की हर डिपार्टमेंट की
अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉई इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड, हर डिपार्टमेंट की। यहाँ पर ओनली प्रोडक्शन मैनेजर का किया था पिछले एग्जाम्पल में हमने, तो प्रोडक्शन मैनेजर के अलावा हमारे को सेल डिपार्टमेंट के लिए भी या फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है उन सब के लिए एम्प्लॉयज़ जो अपॉइंट करने की पावर है वो पूरी की पूरी अपने हर डिपार्टमेंट के हेड को अगर हम सौंप देते हैं, दे देते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। मींस कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो वो हमारे नीचे के पर्सन से होगी, हमारे थ्रू नहीं हो रही है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन अकेले एक लेवल में या एक अकेले डिपार्टमेंट में अगर आपने ये पावर दी है किसी को, तो वो हमारा क्या कहेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहा जाएगा। इफ़ डिपार्टमेंटल हेड्स further delegate this authority to their deputy manager, it will lead to the expansion of decentralization। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि डिपार्टमेंटल हेड जो है वो डेलीगेट कर रहा है इस अथॉरिटी को डिप्टी मैनेजर को, और जिससे क्या हो रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सपेंड हो रहा है। इन दिस कंटेक्स्ट इट कैन बी सेड दैट वी डेलीगेट अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, इफ़ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी। मतलब अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी लाइन बोली गई है कि यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है मैनी से। मतलब एक और एक मिलकर यहाँ पर 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक और एक मिलकर मतलब 11 हो जाएंगे। मतलब पावर जो है वो सारी की सारी डिवाइड कर दी गई है। उसके बाद हमारी डेफिनेशन की बात है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस इट इज सेंट्रलाइजेशन। तो हेनरी फ्योल ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि सब कुछ जो भी सब कुछ जो है हमारे सबऑर्डिनेट्स के द्वारा, अपने सुपीरियर के द्वारा जो है सबऑर्डिनेट्स को सब कुछ दे दिया जाता है, उनको ही इम्पोर्टेंस दी है, उनकी इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ किया गया है, तो वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन करता है। और एवरीथिंग विच गोज़ टू रिड्यूस, उनसे ले लिया गया है, कम कर दिया गया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर जब पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम पावर को डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन होता है। और यहाँ पर सारी पावर जो है एक पर्सन के पास आ गई तो वो हमारा सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँगी कि पॉइंट एक सारी पावर जो है एक सेंटर में आ जाए तो वो सेंट्रलाइजेशन, और वो सेंटर से हट कर दूर जाए, पर्सन में डिवाइड हो जाए, तो वो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है केथ डेविस के अकॉर्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो आप देख सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के क्या फ़ीचर हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सपेंडेड वर्जन क्यों बोला है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सिर्फ एक पॉइंट में एक जगह पर अथॉरिटी को डेलीगेट करने की बात किया, लेकिन यहाँ पर उसको पूरे ही डिपार्टमेंट के लिए कही गई है। सेकेंड हमारा पॉइंट आता है इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये जो है सबऑर्डिनेट की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज कर देता है, उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट हमारा इट इज़ प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे पर लागू होती है, अकेले पार्ट पर लागू नहीं होती, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होती है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। ये जो है सीनियर ऑफिसर का वर्कलोड जो है वो कम कर देता है, क्योंकि सारी पावर जो है जो भी डिसीजन लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, तो वो सारे पावर जो है उनके हाथ में दे दी गई है, वो खुद से काम कर सकते हैं। तो सीनियर ऑफिसर से बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो जिससे उनका वर्कलोड जो है वो कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है डिसीजन आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज़ हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम। अब डिसीजन उन्हीं पर्सन्स ने लेना है जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है। तो मान लीजिए मैं डिसीजन ले रही हूँ, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कराने में क्या है, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। तो सेम यही चीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ भी रहती है कि अगर उनके द्वारा डिसीजन लिए गए और वो सही काम नहीं खरे उतरते, तो क्या होगा कि कोई लॉस हो गया तो उनको जिम्मेवार ठहराया जाएगा, उनको
आंसर देना पड़ेगा कि उनका डिसीजन गलत कैसे हुआ या उनके द्वारा लिया गया था तो किस तरीके से गलत हुआ। तो इसी तरह से अगर वो पर्सन खुद डिसीजन लेता है तो वो खुद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का हमको यहाँ भी फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6, अलोंग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज़ डेलीगेटेड। यहाँ पर अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो डेलीगेट कर दी जाती है। वैसे तो पीछे पॉइंट आया था कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं की जाती, जहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक अकेला ऐसा केस है जिसमें हम जो है अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो डेलीगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट तो आप समझ ही चुके होंगे कि जब पर्सन के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो लिया जा रहा है डिसीज़न, उनकी डिसीजन पावर बढ़ रही है, तो डिसीजन पर्सन जब लेता है तो वो क्या होगा, इम्प्लीमेंट खुद ही करवाएगा। जब खुद करवाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होगा, ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा, जिससे क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ग्रोथ करा पाएंगे, सेल बढ़ा पाएंगे। हम कह सकते हैं कि सेल के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी जो है वो अचीव हो जाएगा या प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं तो पर्सन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या होएगा, वो इनिशिएट लेंगे, क्योंकि वो उनके अंदर इनिशिएटिव पावर जो है, क्रिएटिव पावर जो है वो बढ़कर आएगी। और थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वर्कलोड जो है सीनियर ऑफिसर का कम हो जाएगा, जिससे वो इम्पोर्टेंट जगहों पर अपना ध्यान जो है वो अच्छे से लगा पाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे काम तो उन्होंने उन्हीं को ही सौंप दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट डिसीजन में वो अपना पूरा अटेंशन जो है दे सकते हैं वहाँ। और अगर मैं बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि जब पर्सन खुद काम करने को तैयार हैं, जब पर्सन अच्छे से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, तो वहाँ पर और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाई होंगे। तो एब्सेंटिज़म रेट या फिर हम कहें कि पर्सन के छोड़ के जाने की दर जो है, टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा एम्प्लॉयज़ का, जिससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ट्रेंड और क्या है और सेटिस्फाई होने के साथ साथ हमारी गुडविल जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जब पर्सन काफ़ी टाइम तक अपने यहाँ पर रहने लग जाता है तो वो क्या है, उसको अपना ही घर समझता है, मीन्स अपना ही परिवार समझने लगता है, तो वो चीज़ जो है वहाँ पर उसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही साथ पर्सन की ग्रोथ डेवलपमेंट भी उसका हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पॉइंट मैंने आपको ओवरऑल में समझाए हैं, तो हम पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। इन रिलेशन टू इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ सेड दैट द क्वेश्चन इज़ नॉट वेदर देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन टू व्हाट डिग्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये पॉइंट आता है। दस रिगार्डिंग दिस डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज़ नो नीड टू कंटेम्प्टेंट whether it is to be implemented or not, but to decide how many authority are to be delegated to subordinate and how many are to be reserved for the higher officials। तो यहाँ पर ये बात है कि कितनी जो अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट्स को देनी है, ये बात नहीं कितनी बार देनी है, हाउ मैनी टाइम्स जो है वो बात आ रही है, लेकिन हाउ मैनी पर्सन जो है रिजर्व करते हैं वो बात आती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू टू कंटेक्स्ट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिस ऑफ द ट्रूथ इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विच इज़ हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा आता है डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स की जो है इनिशिएटिव पावर जो है वो बढ़ जाती है, उनके अंदर जो है इनिशिएटिव पॉइंट्स आ जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने आप को उसका पार्ट जो है मानने लग जाते हैं। सेकंड पॉइंट, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो अपना पार्ट अपने आप को मानने लग जाएंगे तो वहाँ पर वो जजमेंट जो है अपने डिसीजन से कर रहे हैं, तो उसके लिए फ्रीडम उनके पास होगी, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। सेकंड हमारा पॉइंट आता है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अब देखेंगे मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर के लिए सबॉर्डिनेट का उनको चांस मिल जाता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। तो पर्सन जो है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए हर संभव कोशिश जो है कंप्लीट करता है, और जिससे कि वो चैलेंजिंग पोजीशन जो है उनको प्रमोशन की तरफ ले जा सकती है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। अब देखें, जब पर्सन ने खुद ही डिसीजन लेने हैं, जिस पर्सन ने काम करना है वही डिसीजन पावर उन्हीं के पास है, तो डिसीजन में देरी नहीं होगी। अब डिसीजन में देरी कब होती है? जब आगे फाइल को पहुंचाना होता है और उनके द्वारा डिसीजन आने में टाइम जो है वो निकल जाता है। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है वो पर्सन के हाथ से निकल जाती हैं, जिसका फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाते हैं। अगर वो जल्दी डिसीजन लेते तो फ़ायदा उठा सकते थे। तो सेम अगर डिसेंट्रलाइजेशन के कारण कोई भी डिसीजन लेने में देरी नहीं होगी, क्योंकि जिसने डिसीजन लेना है वो खुद ही उसके बारे में सोचेंगे और जल्दी से जल्दी जो है उस पर हम कहेंगे कि एक्शन लेंगे, तो पर्सन जो है अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। वही बात मैंने आपको बोली थी पीछे ही कि जब टॉप मैनेजमेंट जो है उनका वर्कलोड जो है कम हो जाएगा तो वैल्यूएबल टाइम जो है वो मोर इम्पोर्टेंट कामों में लगा पाएंगे, जिससे क्या होगा कि उनको रिलीफ मिलेगा और अच्छे डिसीजन लेने में उनको हेल्प होगी। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट ग्रोथ। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो सबकी होती है, क्योंकि जब पर सबॉर्डिनेट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनके पास फुल इंडिपेंडेंस है, हम ये कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उनके पास आ जाती है, वो पूरा एफर्ट लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि वो अपना तो ग्रोथ करेंगे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट या उसके अचीव करने में उसको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो सभी की होती है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटर कंट्रोल। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू डिसिसिवली इवेल्युएट द वर्क परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल्स, इवन मेक पॉसिबल फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है तो वहाँ पर क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी भी अपने आप आ गई है, जिससे कि उन पर्सन के ऊपर कंट्रोल जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि जिस पर्सन ने काम किया है वो ही फंसेगा अगर उसने कुछ गलत किया तो, या फिर वो ही अपने कामों के प्रति, या हम कह सकते हैं कि जो भी उसकी जॉब है वो अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाया तो वो ही अकाउंटेबल आंसरेबल पर्सन होगा, क्योंकि उसी से ही जो है आंसर मांगा जाएगा। तो वो शुरू से ही जब ये इस पॉइंट को ध्यान में रखेगा तो वो गलती होने ही नहीं देगा। जब गलती होगी नहीं तो क्या होगा, कंट्रोल में है सब कुछ, बेटर कंट्रोल चल रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन में एक कंपैरेटिव व्यू दिया है, मींस डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं नेचर का। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इनएविटेबल एंड वर्क कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो क्या है, वर्क जो है नहीं हो सकता है इसकी एब्सेंस में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट नेसेसरी, वर्क कैन प्रोसीड इन इट्स एब्सेंस। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करोगे तो भी काम हो ही जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें क्या है, कम फ्रीडम होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कम फ्रीडम होती है, लेकिन इसमें मोर फ्रीडम होती है। स्टेटस की बात करें तो दिस इज़ ए प्रोसेस डन एज ए रिजल्ट ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। यहाँ पर जो काम से बांटने से रिलेटेड जो है उसी से रिलेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर जो है पॉलिसी बनाने से रिलेटेड जो हायर ऑफिशियल्स पर्सन हैं उनके द्वारा जो पॉलिसी फॉर्म की जाती है ये उसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है स्कोप। स्कोप देख सकते हैं कि ये लिमिटेड स्कोप वाला है, नैरो स्कोप वाला है, ये क्या है, वाइडर स्कोप, या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट वाला है। पर्पज की बात करें तो इससे क्या होगा, इसका पर्पज है कि ऑफिसर पर्सन का वर्कलोड जो है थोड़ा कम करना, लेकिन इसमें क्या है, अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पूरा का पूरा ही एक्सपेंशन कर देना। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप, ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको केस स्टडी कराऊंगी। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट केस स्टडी हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप का देख सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबोव। तो यहाँ पर जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं फ़िलहाल तो वही होगा, लेकिन आपको ओवरऑल कैसे समझना है, क्योंकि कंप्लीट जब एग्ज़ाम में आता है तो कंप्लीट चैप्टर में से पूरे के पूरे चैप्टरों में से आपको केस स्टडी आएगी, तो वो आपको समझने में अभी तो फ़िलहाल आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग कंसेप्ट हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे नेशनल Veritech Limited has grown in size. It was a market leader, but with change in business environment and with the entry of MNCs, its market share is declining. To cope up with the situation, CEO started delegating some of his authority to general manager,
who also felt himself overburdened and with the approval of CEO dispersed some of his authority to various level throughout the organization। आपको यहाँ पर बताना है कि हमारा कौन सा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आता है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो है डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ आ रहा है, क्योंकि देखेंगे आप कैसे कि एक मार्केट लीडर है, वो चेंज कर रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट को। उसने क्या करा, एमएनसी की मार्केट में एंट्री कराई है। तो सीईओ ने स्टार्ट किया डेलीगेट करना अथॉरिटी को जनरल मैनेजर, और उसने आगे महसूस किया कि ओवरबर्डन है, इसलिए उसने सीईओ से अप्रूवल लिया और अथॉरिटी को वेरियस लेवल पर कर दिया थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ ये जो लाइन है ना, वेरियस लेवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरी अथॉरिटी को जो है वो डिवाइड कर दिया। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी आता है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड हमारा पॉइंट देख सकते हैं आप, अलायंस लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। तो ये प्लास्टिक बकेट बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स ए डे। इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक दिन में 100 बकेट्स बनानी है। टू अचीव दिस द एफर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश अमंग वेरियस जॉब पोजीशन। तो इनके बीच में जो है वो कोऑर्डिनेट किया गया है, इंटरलिंक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिलेशन बना दिए गए हैं। देयर इज़ ए क्लैरिटी ऑन हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम। तो सबको क्लियर है ये बात कि किसको रिपोर्ट करनी है, कहाँ कौन किसका जो है सुपीरियर है या कौन किसका बॉस है, किसको किसको जवाब देना है। तो यहाँ पर जब हमारी बात आती है तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछ रहा है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग है नहीं, स्टाफिंग है नहीं, डायरेक्टिंग है नहीं, तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो इस तरह से हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारी केस स्टडीज़। थर्ड हमारी केस स्टडी आती है क्या, हिमालय लिमिटेड is engaged in manufacturing of washing machines. The target of organization is to manufacture 500 washing machine a day. Occupational specialization in the organization which promote efficiency of employees. There is no duplication of effort इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन की बात है और एफिशिएंसी को प्रमोट करने की बात है। नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो हमारी बात है वो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आता है बी पॉइंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो हमारी केस स्टडीज़ हैं वो हैं हमारी शॉर्ट बुक में से, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। डू कंप्लीट योर चैप्टर केयरफुली एंड होनेस्टली, टाइम टू टाइम। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।